नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल एस के। इस चैनल के राजनीति की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नरेंद्र मोदी भारतीय लोकतंत्र के नया तानाशाह हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जो रिजल्ट सामने आए हैं और उसके बाद जो वहां की लीडरशिप में जो परिवर्तन किया गया है वो कहीं ना कहीं इस सवाल को बहुत अहम बना देता है। अगर भारतीय लोकतंत्र की बात की जाए तो हमारे संविधान में जो लोकतंत्र की परिकल्पना है वो कहीं ना कहीं ये है कि लोगों की सरकार लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है जो लोगों के लिए काम करती है। लेकिन अगर आप वास्तविक राजनीति के परिदृश्य को अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र से काफी अलग है। 1984 के आसपास ये सवाल अहम तब हो गया था जब इंदिरा गांधी इस देश को रूल कर रही थी। कांग्रेस पार्टी जिसका काफी समय तक भारतीय राजनीति पर एक छत्र राज्य चल रहा था, तो ये सवाल खड़ा हो गया था कि कहीं ना कहीं भारत की राजनीति, भारत की सत्ता गांधी परिवार द्वारा ही चलाई जा रही है और इंदिरा गांधी जो है कि उसके सर्वे सर्वा नेता हैं और उनके इशारे के बिना इस कांग्रेस में कुछ भी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तभी खड़ा हो गया था और कहीं ना कहीं जब ये सवाल खड़ा हुआ था तो उस समय इस सवाल के जवाब में बहुत सारे समाजवादी नेताओं ने मोर्चा खोला और कहीं ना कहीं उस एक पूरा आंदोलन हुआ और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई। भारतीय राजनीति के इतिहास में वो सारे मामले दर्ज हैं, लेकिन वर्तमान समय में जब कांग्रेस के समकक्ष भारतीय जनता पार्टी भारतीय लोकतंत्र का बखान गुणगान और अपने आप को एक लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पे प्रेजेंट करती रही है, कहीं ना कहीं वो अब इस सवाल के निशाने पर हैं। आप अगर 3 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को देखें और उसमें जो नेताओं के जो परिवर्तन को देखें तो ये कहीं ना कहीं आपको इस बात की तरफ इशारा करेगा कि आज के समय में ना केवल सरकार में बल्कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक ही व्यक्ति का राज चलता है और वो चलता है नरेंद्र मोदी का। तो क्या जो बाग आप ये आप अगर आप देखना चाहें तो जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में आते हैं तो सबसे पहले तो वो कुछ गद्दार नेताओं को दरकिनार करते हैं। उन नेताओं में चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, आडवाणी हो या दूसरे नेता हो, और उसके बाद एक एक करके उन सारे गद्दार नेताओं को हाशिए पर ढकेल दिया जाता है जो कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक भारतीय राजनीति में सक्रिय थे और उन्होंने बीजेपी को एक बुलंदी पर पहुंचाया था। उसमें अगर आप नाम लें तो चाहे वो सुषमा स्वराज हों जो अब नहीं रही हैं, चाहे वो नितिन गडकरी हों, चाहे वो राजनाथ सिंह हों, चाहे वो उमा भारती हों, या वो सारे नेताओं की अगर स्थिति अगर वर्तमान भारतीय राजनीति के बीजेपी में अगर देखें तो लगभग ना के बराबर हैं। आप अगर भारतीय राजनीति के इस फेरबदल को अगर आप देखना चाहें तो वसुंधरा राजे का वो क्लिप आप जरूर देखिएगा जिसमें राजनाथ सिंह एक पर्ची थमाते हैं वसुंधरा राजे को, जिसमें वसुंधरा राजे को एक विपक्ष जो है कि एक मुख्यमंत्री के नाम को प्रस्तावित करना था और वसुंधरा राजे एक अजीब नजरिए से जो है कि वो देखती हैं राजनाथ सिंह की तरफ और राजनाथ सिंह सिर्फ मुस्कुराते हैं, लेकिन उस मुस्कुराहट में कहीं ना कहीं लाचारी थी कि बहन ये जो है वही है अब हमारे हाथ में,
कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि सारी चीजों को हाशिए पर जो है कि खड़ा किया जाता है। एमपी जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य था, जिसमें एमपी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भर भर के वोट दिया और एक बहुत ही मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया, और उसमें कहीं ना कहीं रोल वहाँ के 3-4 बार जो है कि मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का जो रहा है कि इतने साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद भी वहाँ कोई इनकन्वेंसी का माहौल नहीं रहा। लेकिन वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तौर पे वो नरेंद्र मोदी से भी ऊपर चले जाते हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के समकक्ष वो खड़े होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जहां जहां पर अपने समकक्ष खड़े हुए नेताओं को जो है कि देखा है, उनको कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति के हाशिए पे डालने की कोशिश की है, जिससे कि उनके सामने किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन क्रिएट ना हो। अगर आप इन 10 सालों के पूरे राजनीति में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पूरे राजनीति में जो है कि पूरा बदलाव आ गया है। राजस्थान में वसुंधरा राजे की जगह भजन लाल शर्मा को जो है कि नियुक्त किया गया है। और अगर राजस्थान की राजनीति को देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया जो वहाँ के एक रानी परिवार से आती हैं, इस रानी की जगह एक नए रानी को इंट्रोड्यूस किया गया है और वो नए रानी है डिप्टी सीएम दिया सिंह। तो अब पुरानी रानी का जो है कि समय लद चुका है और नए रानी को जो है कि वहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। अगर गुजरात के सीएम भूपेंद्र जो है कि सिंह पटेल को देखा जाए, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को देखा जाए, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, आपको ये देखना पड़ेगा, चाहे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हों या एमपी के नए सीएम मोहन लाल यादव हों, इन सारे लोगों की नियुक्तियां उन लोगों की है जिनका जो एक गद्दावर नेता मोदी के सामने जो खड़े नहीं हो सकते, और कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी होगी कि जो भी मोदी या मोदी ग्रुप जो भी कहे वो इनको मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखा जाए तो मोदी जी ने 3-4 चीजों को के सहारे पूरे भारतीय राजनीति को साधने की कोशिश की है। वो एक पहला तो अपने समकक्ष जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो धुरंधर नेता हैं उन सबको हाशिए पे डाल दिया है और डालने की कोशिश है। और उसके बाद जो है कि जो आरएसएस है, आरएसएस का संगठन है, उसको पूरे इस नियुक्ति में, चाहे वो राजस्थान के सीएम हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के, चाहे वो छत्तीसगढ़ के सीएम हो, चाहे वो हरियाणा के सीएम हो, कहीं ना कहीं ये सारे सीएम वो आरएसएस के जो है कि बैकग्राउंड से आते हैं। तो कहीं ना कहीं आरएसएस को साथ लेकर और अपने समकक्ष खड़े हुए गद्दार नेताओं को हाशिए पे डालना, ये सारी रणनीति के साथ मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप मोदी जी के पीछे देखें तो पूरा जो मंत्रालय है वो कहीं ना कहीं इसी जो है कि दिशा में चलता है। अगर आप जो है कि मंत्रालय देखा तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को देखिए, वो एक राज्यसभा जो है कि सदस्य हैं, वो राज्यसभा से जो है कि वो एमपी हैं। कहीं ना कहीं जो जमीनी उनकी जो पकड़ है वो कुछ भी नहीं है। अगर आप जो है कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी को देखिए, अगर आप कांग्रेस जो है कि कॉमर्स और टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल की देखिए, ये सारे जो है कि वो उस तरह के नेता हैं जो मोदी जी के कहने पे हाँ, मोदी जी के कहने पे ही ना कहने वाले नेता हैं। शिक्षा मंत्री को देखिए जो है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को देखिए जो राज्यसभा सदस्य हैं, फाइनेंस मिनिस्टर और जो है कि निर्मला सीतारमन जी को देखिए वो भी राज्यसभा सदस्य हैं। हेल्थ मिनिस्टर जो है कि मनसुख मांडविया को देखिए वो भी राज्यसभा के सदस्य हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग जनता के बीच से चुनकर आए हुए जो गद्दावर नेता हैं, जिनकी जमीन पर पकड़ है,
उसको मंत्रालय से लगभग दूर ही रखा गया है और ये पूरा कहीं ना कहीं पूरा मंत्रालय मोदी जी द्वारा ही चलाया जा रहा है। तो सवाल ये है, अब यहां पर देखिए कि मोदी जी, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी का जो अपना पर्सनल व्यक्तित्व है वो इतना बड़ा है कि उस व्यक्तित्व ने पूरे विपक्ष को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। और आरएसएस जो कि दिन प्रतिदिन जो उसके जो दूसरे संगठन है, अगर आप आरएसएस के संगठन को देखिए, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो भारतीय यूनियन संघ हो, चाहे वो किसान संघ हो, भारतीय मजदूर संघ हो, स्वदेशी जागरण मंच हो, इन 10 सालों में इनके भी जो नेता थे उनको जो है कि उनमें भी कुछ फेरबदल किया गया है और कहीं ना कहीं जो मोदी और मोदी तंत्र के साथ जो है कि चल सके उन नेताओं को ऊपर लाया गया है। संघ भी यहाँ पे खामोश है। संघ को चाहिए क्या? आप देखिए कि संघ के जो सारे मुद्दे थे, चाहे वो 370 हटाने का मामला हो, चाहे वो राष्ट्रवाद का मामला हो, चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मामला हो, जब संघ के सारे मुद्दे पूरे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मोदी के माध्यम से भारतीय राजनीति में बीजेपी एक छत्र राज कर रही है, तो संघ भी क्या करे? संघ को कहने के लिए कुछ बचा नहीं है अब इस पूरे जो है कि राजनीति में। मोदी जी ने संघ के उन सारी आकांक्षाओं को पूरा किया है, इसलिए ये संघ की मजबूरी बन जाती है कि वो मोदी जी के पीछे खड़ा रहे। लेकिन उन नेताओं का क्या जिन्होंने भारतीय राजनीति में लोगों के बीच अपनी पैठ बनाई है और भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी से पहले एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो राजनीतिक जो परिवेश है वो एक लोकतंत्र में तानाशाह की स्थिति को पैदा करता है। और ये सवाल अब हमारे पूरे देश के सामने खड़ा है कि क्या इस राजनीतिक लोकतंत्र का वो राजनीतिक लोकतंत्र में तानाशाही का वो समर्थन करता है या उसका विरोध करता है? क्योंकि सवाल देश को आगे लेके जाने का है, सवाल इस पूरे भारतीय समाज को बचाने का है। तो आज के वीडियो में बस